हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है महाकवि मंखक का महाकाव्य है। जल्दी से बताइएगा, महाकवि मंखक का महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस, श्रीकंठ चरित, महावीर चरित या उत्तर रामचरित? फटाफट बताइएगा। और भाई आप लोगों में से जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, और अभी कई लोग हो सकते हैं ऐसे हों जिनको ये पता ही नहीं है कि संस्कृत की क्लास चल रही है, आप उनको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? तो प्रतिभा चौहान, स्नेहा, मुकेश, नीतू शुक्ला, संतोष कुमार तिवारी, अलका, चंदन मिश्रा, संध्या, शिवाजी, नवनीत, कई साथी हमारे आंसर करने लगे हैं। कहते हैं मैम आप दो या ना दो, मैं तो दे रहा हूं आंसर, ये लो। तो हमारे साथियों का कहना है कि भाई मैम इसमें आप टिक लगा दीजिएगा। किसको लगाइएगा? तो कह रहे हैं श्रीकंठ चरित को लगा दीजिएगा। लगा दें क्या? चलिए देखते हैं। साथियों रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा। श्रीकंठ चरित है, महावीर चरित तो भवभूति ने लिखा है, उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा है। विकल्प क्या हो जाएगा? श्रीकंठ चरित हो जाएगा। इसमें साथियों 25 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सर्ग हैं तो याद रखिएगा साथियों कि इसमें 25 सर्ग हैं। आपने भगवान शिव का नाम सुना होगा। अगर हम बात करें भगवान शिव और तारकासुर का वर्णन, भगवान शिव और तारकासुर का वर्णन कालिदास के कुमार संभव में है। किसमें? कुमार संभव में है। लेकिन यहाँ पर साथियों भगवान शिव और इसके साथ त्रिपुरासुर का वर्णन है। तारकासुर ने त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन, त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन है। त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन है। अगर पूछा जाए किसमें है तो याद रखिएगा श्रीकंठ चरित में है। वी विकल्प मेरे साथियों यहाँ पर राइट होने वाला है। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कन्नौज के राजा से किस कवि को दो आसन, कवि को दो चीजें, दो आसन नहीं है, दो चीजें हैं। पहला है आसन और दूसरा है पान, ये सम्मान में मिलता था। मंखक को, बाणभट्ट को, बाघभट्ट को, श्रीहर्ष को या हरिश्चंद्र को? फटाफट बताइएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको, ऐसा कौन सा कवि था जिसको दो चीजें सम्मान में मिलती थी? एक तो था आसन और दूसरा था पान। सभी लोग, हाँ भाई आदित्य राजपूत का भी नाम ले लिया। भाई नाम लेकर क्या करोगे? अच्छा लोग जान जाए कि हाँ भाई आदित्य पढ़ने आते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा फटाफट जल्दी से कि कन्नौज के किस राजा को दो आसन और पान सम्मान में मिलता था? एक मिनट। चलिए मंखक को, बाणभट्ट को, श्रीहर्ष को या हरिश्चंद्र को? काफी हमारे साथी कह रहे हैं दो का सी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। इनको क्या मिलता था? आसन मिलता था और क्या मिलता था? पान मिलता था। ठीक है, तो विकल्प क्या जाएगा? शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नैषधि चरितम का प्रधान स्वर क्या है? अब देखिएगा जैसे हम बात करते हैं नैषधीय चरितम, यहाँ पर देखिएगा नैषधि चरितम को किसने लिखा है? नैषधि चरितम को मेरे साथियों महाकवि माघ ने लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। श्रीहर्ष ने लिखा है। ठीक है, श्रीहर्ष ने लिखा है। एक मिनट। अगर हम बात करें किरातार्जुनीयम को किसने लिखा? भारवी ने लिखा। और शिशुपाल वध को महाकवि माघ ने लिखा। तो नैषधि चरितम को किसने लिखा? श्रीहर्ष ने लिखा। नैषधि चरितम को श्रीहर्ष ने लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो जो श्रीहर्ष थे, श्रीहर्ष नैषधि चरितम को विद्वानों के लिए औषधि मानते थे। विद्वानों के लिए औषधि का कार्य करती है नैषधीय चरितम। विद्वानों के लिए औषधि का कार्य करती है कौन? नैषधीय चरितम। अब कहा जाता है कि नैषधीय चरितम में वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास रस है। तो आप सभी को पता होगा
कि रानी नल और दमयंती के प्रेम का वर्णन, नल दमयंती के प्रेम प्रसंग का वर्णन, प्रेम प्रसंग का वर्णन किसमें है? तब आप कहिएगा नैषधीय चरितम में। किसमें? नैषधीय चरितम में है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, रति को ही हम प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। वी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। करुण रस कैसे हो जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं सी। आगे बढ़ते हैं। कहते उदिते नैषधे क्व माघा क्व च भारवी किस कवि से संबंधित है? उदिते नैषधे क्व, नैषधे उदित होते हुए नैषध, क्व माघ और कौन भारवी। अब देखिएगा ये पंक्ति बहुत ही अच्छी है। कहती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहती है? उदिते नैषधे, जब नैषध उदित होता है, मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है नैषधीय चरितम किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। तो उदिते नैषधे, नैषध चरित्र जब लिखा गया या नैषधीय चरितम जब लिखा गया तो कहता है क्व माघा, कौन माघ और कौन भारवी, उसके आगे कोई भी नहीं टिक सका। तो यहाँ पर साथियों कहता है ये किससे संबंधित है? कौन? उदिते नैषधे यानी नैषधीय चरितम, माघ से, श्रीहर्ष से, भारवी से या अश्वघोष से। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल हमारे साथी कह रहे हैं सी हो जाएगा। भाई ये आज आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हैं? मोस्टली लोगों का कह रहे हैं 4 का सी हो जाएगा। स्वाति मिश्रा जी का सही है, बाकी सभी लोगों का गलत है। संध्या वर्मा का सही है, सुधा यादव का सही है, मीनू गुप्ता का सही है, पूजा सैनी का अब सही हो रहा है। अभी तक आपने गलत कर दिया। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही? या संस्कृत के ये क्वेश्चन टफ है? देखिएगा कहते हैं उदिते नैषधे, उदित होते हुए नैषध, नैषध मतलब नैषधीय चरितम, कि जब नैषधीय चरितम उदित हुआ या जब नैषधीय चरितम लिखा गया तो उसके आगे माघ और भारवी कुछ नहीं थे। क्यों? क्योंकि माघ ने क्या लिखा है? माघ ने लिखा है शिशुपाल वध, और भारवी ने क्या लिखा है? भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम। क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम। और मेरे साथी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछ रहा है उदिते नैषधे यानी उदित होते हुए नैषध, उदित होते हुए नैषध की बात अगर कर रहा है तो यानी यहाँ पर साथियों नैषधीय चरितम की बात कर रहा है। और नैषधीय चरितम को किसने लिखा है? नैषधीय चरितम को लिखा है श्रीहर्ष ने। किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। अर्थात विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, श्रीहर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते सभी को प्रणाम, लेकिन भाई आंसर सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं राघव, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, हमने आपको बताया किसने, यानी किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वध में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। यहाँ पर कहता है राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है मंखक ने, बाघभट्ट ने, माधव भट्ट ने, हरिश्चंद्र ने। विकल्प क्या जाएगा? माधव भट्ट चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राघव पांडवी की अगर हम बात करें तो इसमें कितने हैं? 13 सर्ग हैं और 668 श्लोक हैं। 668 श्लोक है किसमें? राघव पांडवीयम में। अब देखिएगा ये जो माधव भट्ट ने लिखा है राघव, राघव मतलब रघु, रघु मतलब राम, तो ये रामायण से भी ली गई है ना। और क्या कहता है? पांडवी यानी पांडव की बात कर रहा है। पांडवी का मतलब पांडव, और पांडव किसमें थे? महाभारत, यानी इसकी जो कथा ली गई है वो रामायण और महाभारत की मिश्रित कथा है। रामायण और महाभारत की मिश्रित कथा है। तो यहाँ पर मेरे साथियों आपका राइट विकल्प क्या चला जाएगा? याद रखिएगा राइट विकल्प क्या हो जाएगा? राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बताओ, हरिश्चंद्र पे लग गया, लगवाया किस पर था? लगा किस पर? सी हो जाएगा, माधव भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राघव पांडवीयम में श्लोकों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था 668, 768, 670 या 669, 668 हो जाएगा। क्या होगा? 668 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितने सर्ग हैं? 13 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 13 सर्ग हैं। अगर पूछा जाए ये किससे, इसका उपजीव्य क्या है, तो अगर कभी भी उपजीव्य पूछा जाए तो उपजीव्य महाभारत
प्लस रामायण, महाभारत प्लस रामायण को माना गया है, महाभारत प्लस रामायण को माना गया है। विकल्प क्या हो जाएगा? 668 हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? किसकी बात कर रहा है? गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? देखिएगा गर्भ नाटक की बात कर रहा है यहां पर, देखिएगा यानी चाहे गर्भ नाटक की बात कही जाए, चाहे मेरे साथियों गर्भांक की बात कही जाए। किसकी? गर्भांक। तो गर्भ नाटक और गर्भांक की विशेषता पूछी जाए तो याद रखिएगा ये भवभूति की विशेषता है, और भवभूति के उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम की विशेषता है। तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प साथियों चला जाएगा भवभूति हो जाएगा। यहां पर दो बात याद रखना, गर्भांक यानी गर्भ का अंक, गर्भ का अंक। दूसरा है साथियों छायांक, छायांक यानी छायांक का मतलब है छाया का अंक यानी छाया का वर्णन। तो अगर आपसे पूछा जाए छायांक या गर्भांक किसकी विशेषता है तो याद रखिएगा विकल्प क्या हो जाएगा? ए चला जाएगा, भवभूति हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है किरण शब्द का किरणों रूप विभक्ति का है? तो रामा रामू रामा, वैसे किरणा किरणों किरणा, ठीक है, किरणा किरणों किरणा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। सुरभि, मुकेश, सरोज, डीपी यादव, आदित्य राजपूत, नीतू यादव, नवनीत मिश्रा। आज के प्रश्नों का आज स्तर अच्छा है। आज के प्रश्न थोड़े कठिन है क्योंकि अब हमने स्टार्ट कर दिया है, यहां से आपका टेट स्टार्ट कर दिया है, पुनः से थोड़ा टेट के प्रश्नों को जोड़ा है क्योंकि आपके को साहित्य का भी ज्ञान कराना बहुत आवश्यक है। अब आपका व्याकरण का पोर्शन जो है ना वो मजबूत हो चुका है, उससे कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप कर ले जाओगे, तभी आप कहते हो कि व्याकरण तो इजी है। हाँ साथियों व्याकरण इजी है लेकिन साहित्य थोड़ा कठिन है। कहते हैं किरण शब्द का किरणों कैसे होगा? तो देखिए जैसे रामा रामू रामा, वैसे किरणा किरणों किरणा, क्या रामम रामो रामान, किरणम किरणों किरणान। यानी अगर हम प्रथमा विभक्ति देखें तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में किरणों आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना, और द्वितीय के भी द्विवचन में किरणों आएगा। तो अगर यानी प्रथमा द्वितीय दोनों में आ रहा है, सी विकल्प कर देंगे, ए व वी दोनों हो जाएगा, ए व वी दोनों हो जाएगा। विकल्प यहां पर सी चला जाएगा, विकल्प सी चला जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रूप दृश धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो सबसे पहले आपको यह अवश्य याद रखना है कि दृश पूछा जाता है, दृश पूछा जाता है, लेकिन इसके रूप किससे चलते हैं? पस्त से चलते हैं, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? विधिलिंग। क्या पूछ रहा है? विधिलिंग। तो विधिलिंग थोड़ा कठिन है, सबसे सरल लट लकार है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक वचन लिखते हैं, द्विवचन लिखते हैं, बहुवचन लिखते हैं। यहाँ पर मेरे साथियों प्रथम पुरुष लिखते हैं, यहाँ पर मध्यम पुरुष लिखते हैं, उत्तम पुरुष लिखते हैं। क्या कहेंगे? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम, पठेयम, पठेव, पठेम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित रूप दृश धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, यानी मध्यम पुरुष होगा और मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर हमने रूप किसके लिखे हैं? पठ के रूप लिखे हैं। पठ से क्या हो गया? पठ एत हो गया। वैसे ही अगर पश्य का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पश्चेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चेत हो जाएगा। कहीं पर दिया है ए विकल्प दिया है, ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। बी क्यों टिक लगाया? बी टिक क्यों लगाया मेरे साथियों? अगर यहाँ पर पश्चेत पूछा जाता तो ये वाला पश्चेत तो यहाँ आएगा, ठीक है। देखो दोनों सेम टू सेम है, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर किसका है? हलंत का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कहता है अरे अव्यय सूचक है। जैसे आप कहते हो आपके घर पे कोई आया है ना, रिंग बजी, आप खोलने गए, देखा सामने बुआ जी खड़ी थी, आप कहे अरे अरे। तो जो अरे होता है ना, अरे, अब ये जो अरे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अरे का होता है, अरे क्या होता है, विस्मय, यानी आश्चर्य का बोध कराता है। और आश्चर्य का बोध कराने के साथ साथ ये हमारे मन के भावों, जब हमारे मन के भाव में आश्चर्य आता है तो हम अरे कहते, ऐ कहते हैं, है ना, ओहो कहते हैं। तो ये मन के भाव का बोध कराता है, यानी हम कह सकते हैं ये विस्मय सूचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विस्मय सूचक शब्द होते हैं। तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा, विस्मय हो जाएगा। क्या होगा, विस्मय हो जाना है, विस्मय हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद है, यानी जो हमारा बोर्ड है, उस बोर्ड में यानी जो संस्कृत की किताब चलती हैं 6th, 7th, 8th में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि संस्कृत में समास 6 होते हैं। संस्कृत में समास की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ये कितने समास होते हैं, 6 समास होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, 6 समास हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि समास क्या है, समास क्या है, तो याद करिएगा, रखिएगा, पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, वह पदों को मिलाने की प्रक्रिया को समसन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से पाणी का पर्यायवाची क्या है। अब देखिएगा, एक तो ये पाणी होता है, एक आपने सुना होता है पाणी हीते हिम भया। ये जो पाणी है ना, इस पाणी को हम क्या कहते हैं, पानी बोलते हैं। जबकि ये जो पाणी है ना, इस पाणी को हाथ बोलते हैं। इस पाणी को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। और यहाँ पर आपने सुना होगा कबीरदास जी का एक दो है, पाणी हीते हिम भया, हिम है हिमते गया बिलाई। तो वैसे ही इस पाणी का अर्थ पानी होता है, जबकि इस पानी का अर्थ हाथ होता है। देख रहे हो ना, अंतर सिर्फ और सिर्फ छोटी ई का होता है। तो यहाँ पर ये जो पानी है, ये क्या बताता है, हाथ को बताता है। कहता है कर जननी भूसर या पादम। तो यहाँ पर साथियों आपका विकल्प क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। कर कहते हैं, हाथ कहते हैं, हस्त कहते हैं और पानी कहते हैं। जननी माँ को कहते हैं। धूसर की अगर बात करें, धूसर किसे कहते हैं, धूसर साथियों गधा को कहा जाता है, पादम पैर को कहा जाता है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है खल का विलोम क्या होता है। देखिएगा, खल सज्जना नाम। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको 2 चीजें बताई। एक खल होता है, खल दुष्ट को कहते हैं, यानी अगर कोई दुष्ट है तो उसको खल कहते हैं और उसी को कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, यानी सठ जो होता है, सठ भी दुष्ट को कहते हैं। ये आपने सुना होता है, लोग कहते हैं 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है, यानी उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ दुष्ट बन के आ जाती है। तो यहाँ पर भी वही कहा गया कि खल का विलोम क्या होगा। अब जैसे ही खल की बात आई, खल आपने किसको कहा, दुष्ट को कह दिया। अब पूछा क्या गया, विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खल का उल्टा हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए। अपकार नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा, अनपकार नहीं होगा। अगला कहता है शुद्ध रूप बताइएगा। शुद्ध रूप पूछ रहा है। कहता है रचयिता, दूसरा है रचयिता, दूसरा है रचयिता, या साथियों रचयिता या रचयिता। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करिएगा कि रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो कुछ लोग कहते हैं ए होगा, रचयिता हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं सी हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा। अरे मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हम रचयिता लिखते हैं ना, रचयिता, तो रचयिता इस तरह से लिखा जाता है। रचयिता का अर्थ होता है रचना करने वाला। रचयिता का अर्थ क्या होता है? रचना करने वाला होता है। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, रचयिता हो जाएगा, रचयिता हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसे संस्कृत काव्य साहित्य का श्रृंगार कहा गया? ये तो प्रश्न करवाया है ना कई बार। अगर संस्कृत का देखिएगा, अगर पूछा जाए कि संस्कृत काव्य का श्रृंगार किसे कहा जाता है, अगर काव्य यानी कविता का श्रृंगार पूछा जाए तो मेरे साथियों अलंकार को कहा जाता है। किसको? अलंकार को कहा जाता है। लेकिन अगर साहित्य का श्रृंगार पूछा जाए तो साहित्य का श्रृंगार किसे कहा जाता है? सुभाषित को कहा जाता है। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन को ही सुभाषित बोलते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, सुभाषित हो जाएगा, सुभाषित हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है श्लेष के दो भेद होते हैं, सॉरी श्लेष के भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं। विकल्प आपका डी हो जाएगा। एक तो होता है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, और दूसरा होता है सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। इसका अर्थ देखिएगा, मतलब यहां पर आपने देखा होगा अभंग मतलब है कि जब भंग करके, जब शब्द को भंग करके अर्थ निकले, भंग करके अगर अर्थ प्राप्त हो तो भंग करके, आ मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां पर ना भंग करके अर्थ प्राप्त हो तो वह अभंग होता है, और अगर भंग रहित अर्थ प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सभंग कहते हैं। यानी अगर शब्द को बिना भंग करे उसके अर्थ निकल आते हैं, कई अर्थ निकल आते हैं, तो वह अभंग होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सभंग की बात की जाए तो अगर शब्द को भंग किया जाए, तोड़ दिया जाए, तब अर्थ निकलता है, वहां पर क्या होता है? सभंग होता है। यहाँ पर आपका क्या चला जाएगा? डी विकल्प चला जाना है, डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3R में प्रथम स्थान क्या है? अब यहाँ पर लिखा है 3R, ये 3D नहीं होता है, 3R। पहला R क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? रीडिंग होता है, यानी सबसे पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर दूसरा होता है राइटिंग, यानी इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है तो बच्चा लिखना सीखता है, ठीक है। अब हम तीसरे आर की बात करें तो तीसरा होता है रिथमेटिक, यानी तीसरे की अगर हम बात करें तो बच्चा यहाँ से मैथ लगाना सीखता है, यानी यहाँ से उसको गणितीय ज्ञान होता है, गणितीय ज्ञान हो जाता है। तो आर कितने होते हैं? 3 होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक। विकल्प कहता है कि प्रथम स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान रीडिंग का है, पढ़ने का है, ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। क्या हो जाना है? रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है देखो और कहो विधि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है देखो और कहो विधि कहा जाता है। अब जैसे ही प्रश्न आया कि देखो और कहो, यानी देखना भी है और तुमको बोलना भी है, तो देखो और कहो विधि में क्या होगा? चित्र विधि, यानी चित्र को आप देखोगे और फिर बोलोगे। जैसे एटलस होता है ना, एटलस में आप देख देख के चीजें आपको पता हो जाती हैं। तो जो चित्र विधि है वही कहता है देखो और कहो। अनुकरण विधि में क्या होता है? सुनो और कहो। भाषा यंत्र में भी होता है सुनो और कहो। वर्णोच्चारण विधि में भी होता है वर्ण उच्चारण सुनो और कहो। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चित्र विधि। मतलब जैसे हमने आपके सामने ये एक चित्र बनाया और हमने कहा कि बताओ भाई ये क्या है, तब आपने कहा मैम ये है कमल है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये जल में उत्पन्न होता है, ये बहुत ही सुंदर पुष्प है, ये लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है ना। तो आपको इसके विषय में जो कुछ भी पता होगा आप बताओगे। तो आपने क्या है? इसको देखा और फिर इसको देखने के बाद आपने कहा, तो इसी को कहा जाता है देखो और कहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लेखन कौशल की विधि नहीं है।
फटाफट बताना है कि लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है, लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है, फटाफट बताइएगा। सबसे पहला कहता है चित्र विधि। चित्र विधि भाई लेखन कौशल की है, सूत्र विधि, मंत्रणा विधि या सुलेख विधि। अब देखिएगा सुलेख में भी लिखते हो बिल्कुल, मंत्रणा विधि, मंत्र मतलब जो मंत्रों की विधि होती है, अब मंत्रणा विधि है, सूत्र विधि, सूत्रों की विधि से भी आप लेखन के का कार्य करते हो। चित्र विधि, जो चित्र विधि होती है ना, चित्र विधि का संबंध किससे होता है, कहते हैं 19 का बी हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं सी हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुक्का मार रहे हो ना, कहते हैं बी होगा, कुछ लोग कहते हैं सी होगा। देखिएगा मंत्रणा विधि मतलब कोई अगर मंत्रों का उच्चारण करता है और आप उससे लिखते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी साथियों आपका लेखन कौशल हो जाएगा। लेकिन जो चित्र विधि होती है ना, चित्र विधि में बनाना पड़ता है, लेखन नहीं होता है, यानी लिखना नहीं होता है, ये हमारे आर्ट से संबंधित होती है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है। देखिएगा आप भाव ग्रहण नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप एक बात बताइएगा, आप जो पढ़ते हो माना जो मतलब जो भी आप जो भी आपको भाव, जो भी आपने भाव ग्रहण किए हैं, जो भी आपने सीखा है वो कैसे सीखा है। अगर आप अधिगम कर रहे हो, सीख रहे हो तो कैसे सीखते हो, तो या तो स्वयं पढ़ोगे, जैसे आप स्वयं पढ़ते हो तो पढ़ना भी एक भाव ग्रहण है। पढ़ना क्या है, भाव ग्रहण है, पढ़ना है, और दूसरा क्या है, सुनना है, ये क्या है, भाव ग्रहण है। अगर भाव प्रकाशन की बात की जाए, प्रकाशन मतलब दूसरों को बताना, तो दूसरों को आप कैसे बताओगे, तो आप कहेंगे हम लिख कर बताएंगे, लिख कर बताएंगे, या अपनी बातों को बोल कर बताएंगे, बोल कर बताएंगे। तो याद रखिएगा एक भाव प्रकाशन होता है, एक भाव ग्रहण होता है। तो यहाँ पर कहा गया विकास में भाव ग्रहण किया जाता है, भाव ग्रहण पढ़कर और सुनकर किया जाता है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। भाई पेनफुल लाइफ, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए तभी पढ़ना स्टार्ट करना, और ऐसा कोशिश ये करना कि जब 4-8-10 दिन रहे तो आप अच्छे से तैयारी कर लेना, है ना, क्योंकि इतना समय बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो अपने साथी हैं हमारे, हम उनकी काफी लंबी समय से हम उनकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा बाल विकास हमारा जो है वह जो भी हमारी शिक्षण पद्धतियां हैं, संस्कृत की कुछ शिक्षण पद्धतियां अलग हमसे अलग हैं, और हिंदी की अध्ययन पद्धतियां कुछ अलग है, संस्कृत की अलग है। अभी हमने कौशल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आगे ये सब कुछ आपको पेड बैच में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वर को क्या कहते हैं। अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चन समय नहीं लगाएंगे। जैसे कहा स्वर को क्या कहते हैं, जस कहते हैं, अक कहते हैं, हल कहते हैं, अच कहते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा आपने क्या कहा, आपने ये कहा मैम स्वर जो होते हैं उनका वर्णन आ से लेकर चा तक होता है, आ से लेकर चा तक आने वाले जो भी वर्ण है वो स्वर कहते हैं, इसीलिए हम इनको अच कहते हैं। इसमें 4 सूत्र आते हैं और 9 वर्ण आते हैं, 4 सूत्र आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़े, हम उसकी लाइफ को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं। कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, जल्दी से बताओ। पीछे आगे वाले क्वेश्चन आपके कठिन थे, लेकिन ये वाले सब तो सरल लगेंगे। कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, जल्दी से बताइए। का से वहां तक, का से ना तक, का से मां तक, या क्या से ज्ञा तक। जैसे आपने सुना तो आपने कहा कि यहाँ पर पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन, क्या पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में का से मां तक के सभी वर्ण आते हैं।
अर्थात इन वर्णों की संख्या 25 वर्ण होते हैं और अगर वर्ग पूछा जाए तो 5 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? का से लेकर मां तक शी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य वर्णानाम प्रयत्न भवति। यानी कहता है कि जो वर्ग हैं, वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, इसके अलावा यण की बात कर रहा है, यारा, ला, वा। कहता है इनका प्रयत्न कौन सा होता है? तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने का वर्ग लिया तो का वर्ग में का हो गया पहला, फिर खा दूसरा है, गा तीसरा है, घा और इन्या, यानी ये और ये तो कट जाएंगे। तो पहला का हो गया, दूसरा गा हो गया और पांचवा इन्या हो गया। यानी ये तो एक वर्ग की कहानी है। 5 वर्ग होते हैं, पांतिया 15 हो जाएगा। 15 तो ये हो जाएगा, 4 ये वाले वर्ण हो जाएंगे, यानी टोटल संख्या कितनी होगी? 19 हो जाएगी। टोटल संख्या कितनी होगी? 19 हो जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कहता है अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब समय। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है अल्प प्राण कहलाते हैं और यही प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण होता है। ठीक है, महाप्राण में समय ज्यादा लगेगा, दूसरा, चौथा और शाखा सा आता है। विवाद की बात करें तो खर प्रत्याहार होता है। अनुदात्त की बात करें तो सभी स्वर जितने होते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है महर्षि पाणिनि विचारानुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 63 64 होते हैं, 50 52 होते हैं, 25 26 होते हैं या 13 से 14 होते हैं। ए विकल्प हो जाएगा। जिनमें अगर बात करें स्वर की संख्या कितनी होती है? 21 या 22 होती है। ठीक है, अगर हम वहीं पर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में सबसे पहले आते हैं स्पर्श। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर हम बात करें अंतःस्थ कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम बात करें ऊष्म की कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम बात करें यड़ की, यड़ कितने होते हैं? 4 होते हैं। यड़ कितने होते हैं? 4 होते हैं। यण तो अंतःस्थ को कहते हैं, है ना। देखिएगा, अगर अंतःस्थ की बात करें तो 5 होते हैं, ऊष्म की बात करें तो 5 होते हैं। अरे भाई ये उल्टा उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ये 4 होंगे। अब देखिएगा, अगर कभी भी पंचम वर्ण, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी का खा गा घा के बाद पंचम वर्ण आता है, क्या आता है? पंचम वर्ण आते हैं तो वर्ग जो भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? वो डबल वर्ण में बदल जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं। यम वर्ण कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों द्विस्पृष्ट वर्ण कितना होता है? वो भी 1 होता है। अगर हम बात करें अर्ध विसर्ग की, किसकी? अगर हम बात करें अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 4 4 8 4 3 12 4 4 16 1 17 17 5 17 18 19 20 21 22 22 की 2 हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल लगा 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 32 तो ये है 32 और 22 कहीं गलत हो गया क्या? 4 4 8 4 3 12 4 4 16 1 17 1 18 4 4 8 4 3 12 4 4 16 1 17 17 5 4 4 8 4 3 12 4 4 16 16 5 16 17 18 19 20 21 21 1 22 की 2 हासिल लगा 2 तो 2 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 42 और ये 22। ठीक है, ये 25 थे, 42 तो 42 हो गए ना। अब 42 में 22 जोड़ दो, अगर 2 2 4 हो जाएंगे, 4 2 6 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 21 में 1 कम कर दो तो 64 या 63 हो जाएंगे। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये बात समझ में आ गई सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कादियो मावसाना वर्णा संति, यानी यहाँ पर कहता है कादियो यानी का से लेकर मा तक बसने वाले वर्ण हैं, यानी का से लेकर और मा तक बसने वाले जो भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श, अंतःस्थ, अस्पर्श, अनुनासिक। अस्पर्श होते नहीं है, अनुनासिक में पंचम वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। अंतःस्थ में या, रा, ला, वा जाता है। स्पर्श में का से मा तक जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं कादियोमा वसाना, इन्हीं को कहते हैं स्पृष्टम, इन्हीं को कहते हैं उदित, इन्हीं को कहते हैं कादियोमा वसाना। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हरे नमा वाक्य में हरे पद में विभक्ति है, हरे है ना। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा यहाँ पर क्या है? हरे नमः। तो सबसे पहले नमा में सूत्र लगता है नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, वसट, अलम। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा वसट अलम, यानी कहीं पर नमा आया है, स्वस्ति आया है, स्वाहा आया है, सुधा आया है, वसट आया है या अलम आया है, इनके आने से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक तो पहली बात तो ये हो गई, तो ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति हो गई। दूसरी हरे के रूप हमें पता होना चाहिए। देखिएगा हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हरि हरि हरिया प्रथम, हरि हरि हरिया हो गया, हरिम हरि हरि द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्या, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरि, नरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्या। यानी अगर हम बात करें तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? हरे हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट होगा। वी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही। स्वाति मिश्रा जी क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगा। अगला कहता है प्रतिवसति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिखाई देता है? कहता है प्रतिवसति। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सी धातु है? वस धातु है। इसमें आपका जो ती है वह प्रत्यय है। ती क्या है? प्रत्यय है। हाँ, और यहाँ पर प्रति जो है, प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रति क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या होगा? प्रति। प्रा नहीं होगा, परा नहीं होगा, परि नहीं होगा, प्रति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञातुम में प्रत्यय बताइएगा। अब यहाँ पर लिखा है ज्ञा तुम, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञा तुम। तो यहाँ पर जैसे ही तुमने ज्ञातुम देखा, ज्ञा सभी में अलग है, हमने ज्ञा को अलग कर लिया। अब बचा कैसे? तुम ही तो बचा। तो अगर तुम जोड़ेंगे तो तुम आएगा, अनियर जोड़ेंगे तो अनीय आएगा। ध्यान दीजिएगा, अनिया भी आ सकता है और अनिया ये वाला भी आ सकता है। ठीक है, ल्यूट अगर जोड़ेंगे तो नम बचेगा, ल्यप अगर जोड़ेंगे तो पीछे या और आगे उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तुम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? तुम जुड़ा हुआ है। और तुम कब रहता है? जब ज्ञा में तुमन जोड़ा जाता है तो तुम शेष रहता है। अगर पूछा जाए तुमन का अर्थ क्या है, तो लिए, तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है तद्वित प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। फटाफट बताइएगा तद्वित प्रत्यय का उदाहरण। चलिए, यहां पर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता है तद्वित प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, यानी कहता है तद्वित प्रत्यय का उदाहरण है। तो जैसे ही आपने देखा तद्वित प्रत्यय, तो प्रत्यय दो होते हैं, एक तद्वित होता है, एक कृत होता है। कृत सदैव क्रिया में जुड़ते हैं, कृत सदैव क्रिया में जुड़ते हैं। तद्वित किसमें जुड़ते हैं? संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ेगा, है ना, विशेषण में जुड़ेगा या अव्यय में जुड़ेगा। विशेषण में जुड़ेगा या अव्यय में जुड़ेगा। इसकी बात हो रही है प्रत्यय। प्रत्यय जुड़ते कहाँ है? पीछे जुड़ते हैं। होते क्या है?
शब्दांश होते हैं क्या करते हैं, नए शब्द का सृजन करते हैं, नए शब्द का सृजन करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पच धातु है, यहाँ पर गम धातु है, यहाँ पर शी धातु है, ठीक है, शी धातु है। यहाँ पर अगर देखा जाए गो, गो का मतलब क्या है, गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब इंद्रियां भी होती हैं। तो यहाँ पर गो में लगा है क्या, मान, गो में क्या लगा है, मान लगा है। तो यही मेरे साथियों आपका राइट विकल्प हो जाएगा, राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। कुछ कठिन प्रश्न आपको स्टार्टिंग में हम आपके लिए लेके आए थे और अब प्रतिदिन आपके लिए साहित्य के प्रश्न लाएंगे। तो साथियों क्योंकि हमें अपना साहित्य का पोर्शन, जिस तरह से व्याकरण हमारा मजबूत हुआ है, साहित्य भी हमें मजबूत करना है, क्योंकि अगर हमें सुपर टेट में अपने लिए एक सीट क्लियर करवानी है तो टेट में 100% स्कोर हमें गेन करना होगा। और ये खेलने के लिए हमें अभी से मेहनत करनी होगी। हमारा एक साथी है जो भी अभी हो सकता है, हो भी नहीं हो, तो भाई पेनफुल लाइफ है ना, आप अभी से मेहनत करिएगा, क्योंकि जब अगर वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ना कि तैयारी करेंगे। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ठीक 2 बजे आपके लिए जीएस जीके की आज शानदार क्लास के साथ। तो अभी हमें दीजिए जाने की इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। चंदन जी, मुकेश जी, रवि जी, शिव कुमार जी, हाँ, पेनफुल लाइफ, मोहम्मद अफजल, संगीता, मंजू, प्रतिभा, जुबैदा, पम्मी, मीना, प्रियंका, वंदना, सुरभि, शिव कुमार, गुड़िया, नेहा तिवारी, संतोष यादव, जुबैदा खातून, कुमार आशीष, संध्या वर्मा, चंदन मिश्रा, दीपी यादव, सुरभि श्रीवास्तव, रजनी, कमल, प्रतीक, जिया राणा, सरोज, चंदन मिश्रा, स्नेहा, पूजा सैनी, आदित्य राजपुर, रेणु, सत्यजीत, कार्तिक, सोनी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।